हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने पूरा बेसिक्स कवर कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी हमने एक्सरसाइज के कर लिए हैं। ठीक है, तो आज उसी बेसिक्स को अप्लाई करते हुए सारी जो थ्योरम्स हमने की है, एग्जाम्स की है, पोस्टुलेट की है, उन सबको अप्लाई करते हुए आज कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? देखिए, if in the question number 4 point C is called the midpoint of the line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint। क्या कह रहा है ये देखना कि ये AB कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर C इसका मिड पॉइंट है, अगर C इसका मिड पॉइंट है तो हमें प्रूफ करना है कि ये C सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, कोई दो मिड पॉइंट हमारे पास नहीं होंगे। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा। मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू सी बी, यही होता है ना, यही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर मिड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ था? इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें प्रूफ करना था कि हाफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से ही हमने स्टेटमेंट उठाई है कि सी अगर मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है तो ए सी किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि सी सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। अब अपोजिट ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि दो मिड पॉइंट है। कौन कौन से मिड पॉइंट है? एक सी है और एक क्या है? डी है। हम मान लेते हैं लेट सी एंड डी आर द टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। सबसे पहले हम सी का डिस्कस करेंगे, फिर हम डी का डिस्कस करेंगे। पर बस हमने करना क्या, स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमें ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सी का लेके चलते हैं। इफ सी इज द मिड पॉइंट, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है, सी ए बी का मिड पॉइंट है तो इट मीन्स क्या होगा आपके पास? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी कर दो या ए सी इज इक्वल टू सी बी कर दो, यही होता है मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा बीच में लाई करेगा, यानी कि हाफ पोर्शन इधर रह जाएगा, हाफ पोर्शन इधर रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम? ए सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी ना, बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ए सी प्लस ए सी कर दें, बी सी प्लस ए सी कर देते। क्यों? क्योंकि बी सी प्लस ए सी, क्योंकि हमें पूरा ए बी बनाना है। अब कौन सी एग्जाम्स लगाई? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, लिखनी है आपने ये एग्जाम्स। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल इज इक्वल, देन होल इज इक्वल। अगर दोनों साइड हम इक्वल्स को ऐड करते हैं तो हमारा पूरा भी क्या बनता है? इक्वल बनता है। अब ए सी प्लस ए सी तो कितना बन गया? 2ac। यहाँ से फिर देखिए फ्रेंड, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी किसके साथ कंसाइड कर रहा है? इस स्टेप को मिस ही कर दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे कि बट बी सी प्लस ए सी इज कंसाइड विद बी सी प्लस ए सी। पूरा किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? ए बी के ऊपर, यानी कि बी सी प्लस ए सी किसके साथ कंसाइड कर रहा है? ए बी के साथ। तो यानी कि बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल आ गया आपका? ए बी के इक्वल आ गया। क्यों आ गया? क्यों आ गया? इफ the things which are coincide with each other are equal to each other, if the things which are coincide with each other are equal to each other, are equal to each other। जो एक दूसरे के साथ कंसाइड करेंगे भी चीज़ें, वो आपस में क्या भी होंगी? इक्वल भी होंगी। यानी कि यहाँ से बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल आ गया? ए बी के इक्वल। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ए सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी यहाँ भी, बी सी प्लस ए सी यहाँ भी है। तो बी सी प्लस ए सी अगर आपस में इक्वल है तो ए सी प्लस ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के। क्यों? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रॉम वन एंड टू 2ac, ए सी प्लस ए सी 2ac इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज थिंग्स विच आर equal to the same thing
आर इक्वल टू वन अनदर। ये चीज़ें लिखनी है आपने, ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूँ मैं एग्जाम्स लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसे एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको। आ रही है चीज़ें समझ में? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, AC प्लस 2AC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड। अब हम क्या लेके चलेंगे कि हमारा मिड पॉइंट क्या है, D। मिड पॉइंट क्या है, D। लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है तो वही सेम कंडीशन, देख पैरेलल में चलेंगे हम। D कैप्स में ले लीजिए, स्मॉल में ले लीजिए, मर्जी है आपकी। D मान लीजिए कैप्स में ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स है ना, पॉइंट है तो कैप्स में ले लेंगे। AD इज इक्वल टू क्या आ गया, DB। AD इज इक्वल टू DB। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, दोनों साइड AD ऐड कर देंगे। तो AD इज इक्वल टू BD प्लस AD। BD को BD लिख दो या DB लिख दो, बात एक ही है। अब इस BD में मैंने AD ऐड कर दिया, इस BD में मैंने क्या ऐड कर दिया, AD। तो क्या लगाया, इफ़, यहाँ पे लिखना है आपने फिर से, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल देन होल इज इक्वल। इसको हमने यूज़ किया इस वाली एग्जाम्स को, ऊपर जो हमने एग्जाम्स वहाँ यूज़ किए वही सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ किया। अब देखिए यहाँ से, बट BD प्लस AD किसके साथ कॉन्साइड कर रही है, AB के साथ कॉन्साइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर अगर 4 नाम दिया तो BD प्लस AD तो किसके इक्वल हो जाएगी, AB के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल, AB के। क्यों, कॉन्साइड विद AB, कॉन्साइड विद, सेम चीज़ें लिखनी है जो मैंने यहाँ लिखी, इसलिए मैंने एक बार लिखवाई है, आपको बार बार नहीं लिखवाई है, ठीक है। देन अब BD प्लस AB के इक्वल है, BD प्लस AD प्लस AD के भी इक्वल है। तो यानी कि ये आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। क्यों, इफ थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, AD प्लस AD कितना हो गया, 2AD इज इक्वल टू AB। इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए 5th। अब 5th और 3rd को कंपेयर कीजिए, 5th भी किसके इक्वल है, AB के, और 3rd भी किसके इक्वल है, AB के। फिर से यहाँ पे एक और एग्जाम्स लगी, क्या लगी, फ्रॉम 5th एंड 3rd दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं, दोनों सेम थिंग के इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम 5th एंड 3rd, दोबारा लिख दिया मैंने। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 2AD इज इक्वल टू 2AC। क्यों, इफ थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। जो सेम थिंग के इक्वल है वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। अब यहाँ से क्या आ गया, अब अगर डबल इक्वल है, अब कौन सा लगाएंगे, इफ डबल्स आर इक्वल टू वन अनदर देन थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इफ द डबल ऑफ द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यहाँ से फिर लगेगी एक और। तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया, AC। कौन सा लगाया, इफ डबल्स ऑफ थिंग्स आर इक्वल then things are also equal, things are also equal। अगर थिंग्स का डबल आपस में इक्वल है तो थिंग्स भी इक्वल है। अब AD इज इक्वल टू AC आ गया, AD, ये AD किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि आपका DB मिड पॉइंट है, CB मिड पॉइंट, तो एक ही केस में पॉसिबल है। AD इज इक्वल टू AC तो एक ही केस में पॉसिबल है, जब D और C हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे हमारे, D और C हमारे क्या है, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। इट इज़ पॉसिबल, इसको रफ कर दूं मैं, इट इज़ पॉसिबल इफ D and C रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट। दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट। यानी कि दोनों पॉइंट क्या हैं, C और D आपस में क्या है, एक ही हैं। दोनों C और D आपस में क्या है, एक ही हैं। इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट हम लेके चले थे, C और D, C एंड D कैप्स में ले लेना, C एंड D हम दो अलग अलग पॉइंट लेके चले थे, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब किसी भी लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, उसके दो मिड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। आई चीज़ें समझ में, ऑब्वियस ही बात है, किसी का मिड पॉइंट तो एक ही हो सकता है, दो तो मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं ना। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 3,
अब इन दोनों के मिड में तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में तो 2 ही लाई करेगा, और तो कोई नंबर नहीं है जो इनके दोनों के मिड में लाई करेगा, है ना। तो मिड पॉइंट तो क्या है, तो सिर्फ एक ही हो सकता है। हुई चीज़ें क्लियर, अच्छे से कर लेंगे, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको किसी को। अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, करते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, एक बार रफ कर दूँ मैं इसको जल्दी से, ठीक है। बस जो बोला है ना उसने वो लिखते जाइए आप, और सारी एग्जाम्स को आपने लिखना है, जहाँ जहाँ जो भी एग्जाम्स यूज़ होगी वो एग्जाम्स आपने लिखनी है। ये नहीं है कि हाँ एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ भाई ये एग्जाम्स लग गए। एग्जामिनर को उस टाइम कुछ नहीं पता होता जब आपका पेपर चेक करता है, वो उसको वही चीज़ें पता होंगी जो आप लिखेंगे, ठीक है। वो उसको वही चीज़ें पता होती है जो आप लिखेंगे। अगर आप सही लिखेंगे तो उसे पता है, अगर आप एग्जाम्स नहीं लिखेंगे तो इट मीन्स उसे एग्जाम्स पता नहीं है, तो आपको एग्जाम्स उसे बतानी पड़ेगी, हाँ ये एग्जाम्स होती है। आई चीज़ें समझ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखना फ्रेंड्स, इफ़ फिगर दिया हुआ है हमें AC इज इक्वल टू BD, क्या दिया हुआ है हमें, AC इज इक्वल टू BD, देन हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। एक फिगर दिया हुआ है, देखना फिगर देखते हैं क्या है, A B, यहाँ पे कोई पॉइंट है B, यहाँ पे कोई पॉइंट है C, यहाँ पे कोई पॉइंट D। हमें दिया क्या हुआ है, AC इज इक्वल टू BD। हमें क्या दिया हुआ है, इफ AC इज इक्वल टू BD, देन हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD। अब हमें दिया क्या हुआ है, देखना, AC ये वाला AC किसके इक्वल है, इस BD के इक्वल है। AC इस BD के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD हमें प्रूफ करना है। कर देंगे इसको, AB इज इक्वल टू CD, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए जो दिया हुआ है वो लेके चलिए, बस जो दिया हुआ है वो लेके चलिए, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ हमें, गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। अब AC किससे बना है, AB और BC से बना है, AB और BC से बना है, इक्वल होगा AB प्लस BC के। AC किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के। क्यों, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। अब ऐसे ही यहाँ से BD की बात करें तो BD किस से बना है, BC प्लस CD से बना है, BC प्लस CD से। दोनों के अंदर एक ही थ्योरम लग जाएगी, एक ही एग्जाम्स लग जाएगी, सॉरी, कौन सी, थिंग्स विच आर coincide with each other are equal to each other। जो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करती हैं वो आपस में क्या भी हो जाती है, इक्वल भी हो जाती है। क्या भी हो जाती है, इक्वल भी हो जाती है। अब यहाँ से देखिए AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के। BD किसके इक्वल है, BC प्लस। अब AC और BD इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं BC यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, BC यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्या हो जाएगा यहाँ से, AB प्लस BC माइनस BC प्लस CD माइनस BC। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, equals are subtracted from equals, then whole is equal, अगर हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल के अंदर से तो हमारा होल भी क्या आता है, पूरा भी क्या आता है, इक्वल आता है। आई चीज़ें समझ में अच्छे से एकदम, ठीक है। अब यहाँ से BC से BC हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बाय द एग्जाम्स। बचेगा क्या आपके पास, AB इज इक्वल टू CD। अगर इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो होल भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। BC से BC गया यहाँ से, BC से BC, AB इज इक्वल टू क्या आ गया, CD। यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर AC हमारा BD के इक्वल है तो हमारा AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। AB किसके इक्वल होगा, CD। आई चीज़ें समझ में अच्छे से समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक बार इसको रफ कर दूं मैं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है, वाई इज द एग्जाम 5th इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट दैट
ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन फिफ्थ पोस्टुलेट के अबाउट में नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका यूक्लिड एक्सोएम्स के अबाउट। अब यूक्लिड एक्सोएम्स क्या कहती है, फिफ्थ यूक्लिड एक्सोएम्स क्या कहती है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। क्या कहती है फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है ये बताना है हमें, देखना अभी कैसे बताते हैं। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अगर हम सिंपली एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके पास क्या होगा कि कोई भी टी है, लेट टी बी एनी नंबर सच दैट टी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। टी क्या है, कोई भी नंबर है कि उसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, ए बी सी, इसके क्या हैं हमारे पार्ट्स, ठीक है, ए बी सी इसके पार्ट्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेयर ए बी सी आर द ओनली पार्ट्स ऑफ टी। टी के सिर्फ 3 ही पार्ट है, मतलब एक नंबर को मैंने 3 ही पार्ट में ब्रेक किया है। क्या क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए, 24 है, 10 + 12 + 2, 3 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। ये बड़ा नंबर है मेरा टी है, इसको मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 10 + 12 + 2। इसके सिर्फ 3 ही पार्ट बन रहे हैं मेरे, मैंने अपने अकॉर्डिंग 3 ही पार्ट बनाए हैं इसके, ठीक है। फिर हमें बताना है कि ये जो पूरा है क्या ये अपने पार्ट से बड़ा होगा। अब 10 इसका पार्ट है, 24 10 से बड़ा हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ी, जी नहीं। 12 है इसका पार्ट है, 24 12 से बड़ा हुआ बड़ा। क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ी, जी नहीं, इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 है इसका पार्ट है, 24 2 से बड़ा होता है, क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, है ना। तो क्लियरली टी विल बी ग्रेटर देन ऑल इट्स पार्ट ए बी सी। तो यहाँ पे क्या आया, क्लियरली टी विल बी, मैंने समझा भी दिया आपको एग्जाम्पल से, टी विल बी ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स ए बी एंड सी। इसके पार्ट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्रूफ होगी, दिस इम्प्लाइज होल इज ग्रेटर देन पार्ट, कि होल किससे बड़ा होता है, पार्ट से बड़ा होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या जाता है हमारा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि कंसीडर, लेट अस कंसीडर, क्या मानेंगे आप, पहले समझा देती हूँ, लिखने वाला तो बाद में भी हो जाएगा। कि मान लीजिए आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो दिल्ली है वो इंडिया की क्या है, कैपिटल है, और कहाँ लाई करती है, वो इंडिया के अंदर लाई करती है। दिल्ली किसके अंदर लाई करती है, इंडिया के अंदर लाई करती है, ठीक है। अब दिल्ली किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, इंडिया के अंदर है तो किसका पार्ट हुआ, इंडिया का पार्ट हुआ ना। अब दिल्ली इंडिया से छोटी है या बड़ी है, दिल्ली इंडिया से छोटी है। अब इंडिया दिल्ली से क्या है, बड़ा है। तो होल कौन हुआ, इंडिया हुआ, और होल अपने पार्ट से क्या हो गया, बड़ा हो गया या नहीं हो गया, बड़ा हो गया या नहीं हो गया। तो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट अस कंसीडर दिल्ली। अनदर एग्जांपल ये हो जाएगा, लेट अस कंसीडर, कोई भी एग्जांपल ली जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। दिल्ली आपने एग्जांपल ले लिया, तो दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ, हमें पता है, is a capital of India and it is a part of India, या which belongs to India हम बोल सकते हैं, which belongs to India, जो इंडिया से बिलोंग करती है। दूसरा मार्कर ले लेती हूँ मैं एक बार, जो कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर है तो दिल्ली पार्ट हुआ ना, दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्ट हुआ दिल्ली, ठीक है। अब पार्ट है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इंडिया दिल्ली से क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है, बड़ा होगा। सो हैंस इंडिया इज ग्रेटर देन दिल्ली, बिकॉज इंडिया तो वैसे ही हमें पता चल रहा है कि दिल्ली से क्या है, हमारा बड़ा, हैंस भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें कि इंडिया इज ग्रेटर देन दिल्ली। तो इंडिया तो क्या था, होल, सो दस whole is greater than the part।
कि हमेशा जो होल होता है, जो पूरा होता है, वो हमेशा पार्ट से क्या होता है, बड़ा। ऐसे भी ले लीजिए, ये पूरा कोई भी होल है आपका, इसके आपने पार्ट्स बनाए, ये पार्ट्स बना दिए, तो ये पूरा इस पार्ट से बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ना। या फिर इन दोनों को मैंने कवर कर दिया, तो ये पूरा सर्कल इस सेमी सर्कल से बड़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इससे क्या समझे आप कि होल हमेशा क्या होता है, पार्ट से हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 5.2 के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, एक बार रफ कर देती हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन के। आज हम 5.1 भी कवर कर लेंगे और 5.2 भी हमारी आज कवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा बेसिक्स क्लियर कर लिया, तो अब तो कोई डाउट रहने का चांस ही नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है फ्रेंड, क्या कहता है ये, हाउ वुड यू री राइट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है, उसको आप कैसे रीराइट करेंगे, कैसे लिखेंगे दोबारा से कि वो समझने में ईजी हो जाए। सबसे पहले ये देखिए कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहती क्या है, क्या कहती है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। अगर कोई भी दो लाइन्स हैं, उसको कोई भी थर्ड लाइन उसके ऊपर आ रही है, फॉल कर रही है, थोड़ा रिकॉल कीजिए चीज़ों को, अगर कोई भी थर्ड लाइन उसके ऊपर फॉल कर रही है, उसके ऊपर आ रही है, अगर वो एक साइड में उसके एंगल्स का सम 180 से लेस हो रहा है, तो वो लाइनें कहीं ना कहीं जाके क्या करती हैं, मीट करती हैं, ठीक है। इसका मतलब थर्ड लाइन जो आएगी, दो लाइन के ऊपर जो थर्ड लाइन आएगी, वो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर हमारी लाइन पैरेलल होंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 90। ये हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करनी है कि दो लाइनें क्या हैं, हमारी पैरेलल है, यही कहते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट, है ना। पैरेलल होगी तो वह कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसको हम कैसे और ईजी वे में बना सकते हैं, देखना कैसे ईजी वे में बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि टू लाइन्स, अब दो लाइन पैरेलल हमें प्रूफ करनी है, तो दो लाइन को पैरेलल कब बोलेंगे, पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो लाइन पैरेलल कब होंगी, क्या टू लाइन्स आर, लिखने वाला पोर्शन है इसमें, ठीक है, समझाने वाला मैं समझा चुकी हूँ। टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसके बीच बीच में मैं समझाती जाऊंगी क्या क्या समझाना है, ठीक है। टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस, लिखवाई थी ये मैंने स्टेटमेंट, है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अगर वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स ये वाली और ये वाली, अगर इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो ये लाइन्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी मैंने लिखवाया था प्रीवियस वीडियो में। एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि अगर वो लाइनें कट कर देंगे एक दूसरे को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो वो लाइनें हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल तो नहीं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी हमारी, है ना। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स ईजिली, तो हमें इसको ईजिली समझना है, अच्छे से समझना है, तो क्या करेंगे, देखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स ईजिली, हमें प्रूफ तो यही करना है ना, दो लाइन हमारी पैरेलल है। फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहती है कि दो लाइन पैरेलल कब होगी, जब वो एक दूसरे पे मीट नहीं करेंगी, है ना। तो इसको ईजिली समझने के लिए हमने क्या ले लिया, लेट अस टेक अ लाइन एल, लेट अस टेक अ लाइन एल। आपने एल कोई भी लाइन ले ली, मान लीजिए मैंने यहाँ ले ली है लाइन एल, ठीक है, एल लाइन मैंने यहाँ ले ली, एंड अ पॉइंट पी नॉट ऑन एल, एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन L। अब ये पॉइंट P L के ऊपर नहीं लिया हमने, कहीं ना कहीं और ले लिया, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट P यहाँ ले लिया, ठीक है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहती है, इक्विवेलेंट, जो जिसको दूसरा नाम भी क्या है, देन बाय प्लेफेयर्स एक्सॉम्स, जो फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट है। ये हमारी किसकी इक्विवेलेंट है, फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या कहती है ये, ध्यान से सुनना, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहती है कि देयर इज अ यूनिक लाइन, देयर इज अ यूनिक लाइन एम थ्रो P, कि अगर ये P इस L के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो ये P किसी न किसी M लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, जो इस L के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमारी क्या कहती है, प्लेफेयर एक्सॉम्स कहती है कि अगर एक कोई भी लाइन L है, उसके ऊपर कोई पॉइंट P लाई नहीं कर रहा है, वो P पॉइंट कहीं और लाई करेगा किसी दूसरी लाइन के ऊपर, जो इसके क्या होगी, पैरेलल होएगी।
So this implies there is a unique line M through which there is a unique line through P से जो जाएगी which is parallel to L, जो L की क्या होगी हमेशा पैरेलल, और P पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब अगर हमें इस लाइन का इससे डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, इस लाइन का इससे डिस्टेंस क्या होगा, या इस पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लाई कर रही है उसका इससे डिस्टेंस क्या होगा, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यही होगा। यहाँ से मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का इसके पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए, तो वो क्या हो जाएगा वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालते हैं। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, now distance of a point from a line is length of perpendicular from the point on the line, is length of perpendicular from the point on the line। यही तो बताया मैंने कि अगर आपको इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा, इस लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऐसे निकलता है। ठीक है, लेट ए बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, हमने मान लिया कि लेट ए बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन एम के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एम, लाइन यहाँ पे लिखे ना, ऑन द लाइन एम फ्रॉम एल, कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है आपका P, ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है P आपका, उसका इस L लाइन से डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया। क्या मान लिया, इस L लाइन से डिस्टेंस हमने ए बी मान लिया। और लेट सी डी बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, लेट सी डी बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L फ्रॉम M। और हमने सी डी क्या माना कि इस L के ऊपर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, सी डी मान लिया। क्या मान लिया, सी डी मान लिया। अब हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइनें क्या, ये दोनों डिस्टेंस क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या कह रही थी कि देयर इज़ अ यूनिक लाइन एम थ्रू द पॉइंट विच इज़ पैरेलल टू एल। अब पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपने यहाँ से पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस इस लाइन से उठाया, यहाँ से पॉइंट लिया, उस लाइन का डिस्टेंस यहाँ से उठाया, तो वो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया, ए बी इज इक्वल टू, बट ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया। तो इसका मतलब क्या समझे आप, डिस्टेंस विल बी सेम फॉर द एनी पॉइंट ऑन एल। तो यहां से क्या समझे आप, डिस्टेंस विल बी सेम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एल फ्रॉम एम। एल के ऊपर कोई पॉइंट होगा, उसका एम से डिस्टेंस, एंड एनी पॉइंट ऑन एम फ्रॉम एल। एल से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एवरीवेयर। क्या होगा कि आप इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, और इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लीजिए, उसका डिस्टेंस इस लाइन से, हमेशा क्या रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। तो ये क्या थी हमारी कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का दूसरा वर्जन था। कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को आप कैसे लिख सकते हैं, बस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या था आपके पास, क्या था
कि कोई भी दो लाइन है वो पैरेलल कब होगी, यही चीज़ें हमें प्रूफ करनी। तो हमने कोई दो लाइन ले ली, उसका एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, कहीं और लाई कर रहा है, तो यानी कि उस पॉइंट से कोई ना कोई लाइन तो ऑब्वियस सी बात है जाएगी। अगर लाइन उस पॉइंट से जाएगी तो इसका मतलब यूक्लिड जो एक्सोएम्स है हमारी, प्ले फेयर एक्सोएम्स क्या कहती है कि अगर L के ऊपर कोई पॉइंट P लाई नहीं कर रहा है तो P किसी न किसी M के ऊपर लाई करेगा, जो M किसके पैरेलल होएगी, L के हमारे क्या होएगी, हमेशा पैरेलल होएगी। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ से पॉइंट उठाया उसका डिस्टेंस, यहाँ से पॉइंट उठाया उसका डिस्टेंस, बस पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर एक पॉइंट पे क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। ये तो एक लाइन बोली थी ना, एक पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये तो हर एक पॉइंट पे इक्वल हो गया हमारा डिस्टेंस, तो हमारी लाइंस क्या होगी, यहाँ से पैरेलल होगी। क्या होगी, लाइन पैरेलल। समझ रहे हैं अच्छे से कंसेप्ट। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, बस आज पूरा ही कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर देखते हैं। चल लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना है एक बार, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा आज। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फटाफट से देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर कि डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या जो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन होने की बात कहती है? अगर कहती है तो क्यों? बिल्कुल कहती है। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई पैरेलल लाइन होती है। कैसे, समझिए एक बार, वही सेम चीज़ कि लाइन आएगी, उसके अगर एक साइड में एंगल 180 से लेस बन रहा है तो लाइन हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो पैरेलल नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं। तो क्या है हमारा, देखिए एक बार, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पोस्टुलेट, क्या कहती है फिफ्थ पोस्टुलेट, द लाइन्स आर पैरेलल व्हेन a line fall on, एक लाइन की बात कर रहे हैं, व्हेन अ लाइन, इसका नाम देते थे मान लीजिए n, व्हेन अ लाइन n फॉल ऑन L एंड M, कोई भी दो लाइन है यहाँ पे बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोई लाइन L आ रही है, यहाँ पे ये है L, यहाँ पे है M, ये लाइन आ रही है N, ये लाइन इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो फॉल कर रही है तो क्या होगा, इफ़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ लेस देन 180, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा लेस देन 180 होगा, बता चुकी मैं ये चीज़ें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर देन 180 होगा। अगर ये लेस देन 180 है, लेफ्ट साइड वाला लेस देन 180 है, तो ये पूरा 180 बनाएगा, यानी कि ये 180 से कम है तो ये वाले 180 से ज़्यादा होंगे इनका सम। ठीक है, यही बात कहती है। ठीक है, तो देन प्रोड्यूसिंग लाइन L एंड M, देन प्रोड्यूसिंग लाइन L एंड M, हमने क्या कर दिया, इन लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, इन लाइन को आगे बढ़ा दिया हमने। कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, फर्दर विल मीट इन द साइड ऑफ, फर्दर विल मीट इन द साइड ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल कम है ना कहीं ये जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी। अगर यहाँ से एंगल हमारा कम है, जैसे हमने ऐसे बनाया था लाइन ने, ठीक है, ये थे, तो इस साइड ऑब्वियस ही बात है 180 से कम बन रही है, तो ये लाइन है कहीं ना कहीं जाके क्या बन रही है, मीट कर रही है, कहीं ना कहीं जाके मीट कर रही है। ठीक है, विच इज़ लेस देन 180, विच इज़ लेस देन 180, कौन सी साइड में जाके मीट करती है, जहाँ पे एंगल हमारा क्या है, लेस देन 180। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे लेस देन 180 ले तो यहाँ पे मीट कर जाएगी, अगर यहाँ पे अगर लेस देन 180 ले लें, अगर हम ये ले लें, इफ़ सेकंड कंडीशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 से बड़ा ले लें, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 से क्या ले लें, छोटा ले लें। अब 180 से छोटा जहाँ लेंगे वहाँ पे जाके मीट करेंगी। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहते हैं ना, जहाँ पे एंगल का सम 180 से लेस हो जाता है वहीं पे जाके लाइनें क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। नाउ द लाइन्स LM एंड N, नाउ द लाइन्स L एंड M, ठीक है, कहाँ पे जाके मीट कर देंगी, फिर कहाँ पे जाके मीट करेंगी, L एंड M फर्दर मीट in the direction of angle 3 and angle 4 which is less than 180, which is less than
ठीक है, अब हमें तो मीट नहीं करवानी है, हमें तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट प्रूफ करनी है, तो मीट नहीं करवानी, तो एंगल क्या होने चाहिए आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 होना चाहिए। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 होना चाहिए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। यानी कि ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 से लेस हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 से बड़ा हो गया, ना ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये लेस हो गया ये ग्रेटर हो गया, दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, यानी कि इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो यानी कि दोनों लाइनें, नाउ लाइन्स L एंड M विल नेवर कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी, है ना, विल नेवर मीट इन द साइड ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड ऑल्सो इन द साइड ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4, क्योंकि दोनों ही साइड में एंगल क्या बन रहे हैं हमारे, 180 के बन रहे हैं, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगी, है ना। सो दिस मीन्स L कभी भी M को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दिस इम्प्लाइज L नेवर इंटरसेक्ट M, L कभी भी M को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, L इज पैरेलल टू M, L हमेशा M के क्या होगी, पैरेलल होगी। आई चीज़ें समझ में, ये था हमारा कंसेप्ट। ठीक है, कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि लाइन हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पहले हमने एक साइड में लेस देन ले लिया, वहाँ पे जाके मीट करेंगे, फिर दूसरी साइड लेस दे लिया, वहाँ पे जाके मीट करेंगी। अब मीट करेंगे तो पैरेलल तो नहीं हुई। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एंगल क्या हो सकते हैं, 180। अगर 180 एंगल होंगे तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी तो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आई चीज़ें समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ है कंसेप्ट। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।